अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम प्रेशर को समझेंगे और उसके जितने भी न्यूमेरिकल हमें दिए हुए हैं तमाम के तमाम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये बात भी कहूँगा कि जो बच्चे ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और उन्हें न्यूमेरिकल करने में मुश्किल हो रही थी प्रेशर की, तो ये जो है उन वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए, क्योंकि मैं आज की वीडियो में तमाम न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और जो बच्चे ग्रुप में हैं उनके तमाम जो प्रॉब्लम है, जो उन्होंने मुझसे सवालात पूछे थे, वो भी सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह, उनके जवाबात उनको मिल जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैंने आपको प्रेशर समझाना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है, ये समझाना है। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स कराने हैं। तो आपने न्यूमेरिकल्स देखने से पहले प्रेशर को समझ लेना है। उसके बाद आप इतने सेल्फ सफिशिएंट, इतने काबिल हो जाएंगे कि खुद भी इसके मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स कर सकें। और एक बात याद रखिएगा, पेपरों में, बोर्ड के पेपर में एज इट इज न्यूमेरिकल नहीं आते, वैल्यूज चेंज आती हैं। तो बच्चे कुछ इस तरह के कर रहे होते हैं कि वो समझने के बजाय याद कर रहे होते हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा, ये वैल्यू होगी, इस तरह आंसर आ जाएगा। ये नहीं होता तरीका, बस समझना होता है न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। उसके बाद फिर आप ना इतना काबिल हो जाते हैं कि खुद भी कर सकते हैं तमाम न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो चलें यहाँ प्रेशर को देखते हैं। सबसे पहले प्रेशर समझते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। देखें, यहाँ कहा जा रहा है कि प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड्स बिटवीन द प्लम्स, फिगर 5.6। तो फिगर 5.6 में देखें, वहां पर आपको एक पेंसिल जो है वो नजर आ रही है। देखें, प्लम जो है वो हथेली को कहा जाता है। अब देखें, मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसे यूं हाथ में दबा लूं तो प्लम के एक कोने पे मेरे मार्कर लग गया और दूसरे कोने पे उसका जो है वो दूसरा एंड लग गया। तो अगर आप इसी तरह से पेंसिल को हाथों के दोनों बीच में रखें और फिर उस पेंसिल को दबाएं तो आपको प्रेशर महसूस होगा। यानी जहां पर पेंसिल की नोक है ना, जो पेंसिल की नोक वाला हिस्सा है, ये तो थोड़ा शार्प नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन पेंसिल की नोक ज्यादा शार्प होती है तो वो घुस भी सकती है, जलन होती है। ठीक है, उसको अगर हम हाथ में लगाएं तो जब आप उसको दबाएंगे तो फोर्स, यानी फोर्स जो है वो एरिया पे लगेगी, तो आपको जो है वो प्रेशर महसूस होगा। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है? प्रेशर हमारे पास ये होता है कि कितनी फोर्स लग रही है कितने एरिया में। यह क्या है हमारे पास? ये प्रेशर है। सिंपल समझे प्रेशर को, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि कितनी फोर्स लग रही है कितने एरिया में, ये प्रेशर होता है। अच्छा, अब आप जब पेंसिल को दबा रहे हैं, यानी अपने थंब पर दबा, यहाँ पर अपनी जो ये आपकी ये जो हथेली है इसके ऊपर जब आप इसे दबा रहे हैं तो आपको जो है वो फोर्स महसूस हो रही है। कुछ एरिया देखें, यहाँ पर मैंने जब इसको दबाया तो ये कुछ एरिया मेरे हाथ पे बन गया। तो इसी तरह से पेंसिल की नोक पतली होती है तो कम एरिया ले रही है, एरिया कम ले रही है और आपको जो है वो प्रेशर ज्यादा महसूस हो रहा है। तो जितना एरिया बढ़ता जाएगा फोर्स उतनी ही डिवाइड होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये नुक्ता है, तो इसमें अगर फोर्स लग रही है और फोर्स सेम है, ठीक है, सेम है, 5 न्यूटन की फोर्स है। अच्छा, अब ये एरिया है, ये ज्यादा है, तो मैं आपसे पूछूं कि कहां पर जो है वो प्रेशर ज्यादा होगा। मैं आपसे पूछूं, फोर्स यहां पर सेम ही लग रही है, अब मैंने आपसे बस ये पूछना है कि कहां पर जो है वो प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, एरिया भी बता देता हूं। यहां पर जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ स्कोर कम कर लीजिए, 0.1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मीटर कर लीजिए, बल्कि ऐसा यूनिट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एरिया है वो 10 मीटर का है। ठीक है, 10 मीटर का है। तो फोर्स कहां पर, प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा? तो आपने बोलना है कि सर, फोर्स, प्रेशर और एरिया का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन सा है? इनवर्सली। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होता जाएगा। फोर्स सेम हो, कोई मसला नहीं है, फोर्स को सेम रखा है, दोनों में 5-5 न्यूटन रखा है, लेकिन अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होता जाएगी। ठीक है, प्रेशर कम होता जाएगा। और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अब आपने मुझे बताना है कि प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा। दोनों ही केस में फोर्स सेम लग रही है, तो यहां पर जो है वो हमारे पास 0.1 मीटर, यानी एरिया बहुत कम है, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अभी ये नहीं बताना हमने कितना होगा, अभी हमने बताना ज्यादा या कम होगा, ताकि आपको बात समझ में आ सके। अच्छा, यहां पर एरिया ज्यादा है तो यहां पर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो फोर्स पे ये डिपेंड तो करता है डायरेक्टली, लेकिन एरिया भी यहां पर बच्चों को समझने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। वो ये समझते हैं कि अगर फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, एरिया का तो वो देखते ही नहीं है एरिया की तरफ। तो एरिया को समझाने के लिए मैंने किया कि एरिया पर भी प्रेशर डिपेंड करता है। एरिया के ज्यादा होने से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है।
एरिया के कम होने से प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह से आप अगर देखें, मैं अब आपने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई थी बुक में कि उन्होंने कहा था कि ये वाला हिस्सा दबाएं, मैं बोलता हूँ अब ये वाला हिस्सा आप दबाएं, उतनी ही फोर्स है, तो आपको कम जो है वो प्रेशर महसूस हो रहा है। ठीक है, प्रेशर कम महसूस हो रहा है, क्यों? क्योंकि ज्यादा जगह पर देखें, ज्यादा एरिया बन रहा है ना, तो ज्यादा एरिया पर सेम फोर्स लग रही है, तो इसीलिए आपको प्रेशर कम लग रहा है। अच्छा, इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर आप कोई असाइनमेंट स्कूल में बनाते हैं, तो स्कूल में असाइनमेंट बनाने के बाद आप जो है उसे बोर्ड पे जाके लगाते हैं, यानी एक लकड़ी का वुडन का बोर्ड होता है जिस पर आप अपना असाइनमेंट लगा देते हैं ताकि और भी बच्चे देखें, उन्हें मोटिवेट हो और टीचर जो अप्रिशिएट करें। तो उसमें आप लगाने के लिए एक पिन का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की एक पिन होती है वो। ठीक है, इस तरह की मैं कोशिश करता हूँ पिन बनाने की। तो इस तरह की एक पिन दी हुई होती है, आप फिगर भी देख सकते हैं 5.7। तो इस तरह की एक पिन होती है उधर, ये नोक नोक निकली हुई एक पिन होती है। ठीक है, ये इस तरह की एक पिन होती है, मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, इस पिन को जो है वो पीछे की तरफ से दबाकर बोर्ड में लगा देते हैं और प्रेशर कम लगता है, फोर्स कम लगानी पड़ती है, प्रेशर कम लग रहा होता है क्योंकि एरिया बहुत छोटा होता है, निब बहुत छोटी होती है आगे की। लेकिन अब मैं बोलूँ आप इसे उल्टा दबाएं तो क्या होगा कि आपके हाथ में ही वो पिन घुस जाएगी अगर इस तरफ से दबाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि एक हमारे पास ये एक इंसान है जो कि पिन को दबाकर बोर्ड में लगा रहा है ताकि पेपर को होल्ड कर सके। तो यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है कि अगर आपका जो एरिया है वो ज्यादा कांटेक्ट में होगा तो फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगी, प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपका एरिया जो है वो ज्यादा होगा तो फोर्स प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फिर फोर्स तमाम हिस्से में बढ़ जाएगी। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर सीधा सीधा है कि हमारे पास कितनी फोर्स लग रही है कितने पर यूनिट एरिया में, ये हमारे पास क्या होता है? प्रेशर होता है। देखिए यहाँ पर यही बात की जा रही है कि द प्लम प्रेसिंग द टिप फील्स मच मोर पेन देन द प्लम प्रेसिंग इट्स ब्लंट एंड। यानी यहाँ पर यही बात की जा रही है कि अगर आप पिन लगाएंगे, पिन दबाएंगे तो पिन आपको ज्यादा महसूस होगा दर्द, क्योंकि वो कम एरिया में लग रही होगी फोर्स। और इसी तरह से अगर आखिरी का एंड यानी जो दूसरा एंड है जहाँ पे रबड़ लगा हुआ है, जिसे जो है इसमें ब्लंट यानी BLUNT ब्लंट कहा जा रहा है, तो वो चीज अगर आप अपने हाथ पे दबाएंगे इस तरह से तो आपको कम फोर्स महसूस होगी, क्योंकि एरिया ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम महसूस होगा। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, आपने समझ लिया कि कब जो है वो प्रेशर ज्यादा लगता है, कब जो है वो प्रेशर कम। आप चाहें तो इसकी एग्जाम्पल भी, इसकी प्रैक्टिकल भी खुद कर सकते हैं कि पेंसिल शार्प करें और फिर अपने हाथ पे रखें। ठीक है, ज्यादा जो प्रेस नहीं कीजिएगा वरना पेंसिल की नोक जो है वो ज्यादा तेज से चुभ सकती है, तो आप देखेंगे कि जो है आपको ज्यादा दर्द हो रहा होगा। वही सेम फोर्स लगाइएगा, ठीक है, सेम फोर्स लगाएं। अच्छा, आप उसी पेंसिल की नोक को तोड़ दें और फिर जो है अपने हाथ पे रखें और वो सेम फोर्स लगाएं जब नोक जो है वो शार्प थी, तो आप देखेंगे कि दूसरी कंडीशन में आपको जो है वो दर्द कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि पेंसिल की जब निब टूट जाएगी तो एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, पेंसिल की नोक का एरिया बढ़ जाएगा तो आपको जो प्रेशर है वो कम लगेगा। अच्छा, अब प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका यूनिट क्या है ये पढ़ लेते हैं और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। तो कितना जो है वो फोर्स लग रही है कितने यूनिट एरिया में, ये हमारे पास प्रेशर होता है। अच्छा, यहाँ पर देखें इसका फॉर्मूला ये मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला है और एक और भी इसका फॉर्मूला होता है, वो मैं आगे आपको लिखवाऊंगा, वो भी इस्तेमाल होगा। तो वीडियो पूरी देखनी है आपने ताकि बात समझ में आए। और जो बच्चे ग्रुप के हैं तो वो जो है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आप हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर पता कैसे करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तो प्रेशर पता करने का तरीका आना चाहिए। तो सिंपल है कि आपको जो है वो फोर्स पता होनी चाहिए, फोर्स कितनी दी हुई है आपको, और आपको एरिया पता होना चाहिए। आप दोनों की वैल्यूज पुट करके प्रेशर पता कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने फोर्स पता करनी है तो फिर आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? आपको जो है वो प्रेशर चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा। एरिया यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको फोर्स पता चल जाएगी अगर आपको प्रेशर दिया हुआ हो। ठीक है। अच्छा, अब यूनिट पर आ जाते हैं। इसका यूनिट क्या है, क्योंकि यूनिट इसका इंपॉर्टेंट है। इसके दो यूनिट्स हैं। फिजिक्स में आप अक्सर एक ही यूनिट इस्तेमाल करेंगे और जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे तो भी एक ही यूनिट लिखेंगे। कौन सा यूनिट? अच्छा, सबसे पहले तो फॉर्मूला इसका दोबारा लिख देता हूँ। देखें, ये मैं आपको यूनिट खुद निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखें हमारे पास ऊपर क्या है, फोर्स। फोर्स का यूनिट हम पीछे पढ़ चुके हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन। अच्छा, एरिया क्या है, एरिया कैसे बनता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये हमारे पास एरिया होता है। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर है, एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो है आपके पास यूनिट हो गया।
ठीक है, आपको ये यूनिट दो तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, एक तो ऐसे नॉर्मल तरीके से, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक और तरीका इसका लिखने का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चे पूछते हैं सर ये कौन सा यूनिट है, ये किस चीज का यूनिट है? तो ये प्रेशर का यूनिट होता है, बस एम को ऊपर ले गए। आपको मैथ में मैं अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ कि जो बच्चे मेरे से मैथ पढ़ रहे हैं उनको मैं ये बार बार बात बता चुका हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं, जब भी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर के साथ माइनस का साइन आ जाता है, जो डिनोमिनेटर में चीज होती है। तो एम को ऊपर लेके गए ना तो माइनस का साइन आ जाएगा। अच्छा, एक और यूनिट देखें इसका, देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ना, ये हमारे पास बराबर होता है, इसे पास्कल भी कहा जाता है, ठीक है, पास्कल। अभी आप आगे जो है वो पास्कल लॉ भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में पास्कल लॉ भी डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। तो पास्कल भी इसे जो है वो कहा जाता है। तो ये इसका यूनिट और ये हमने इसकी तमाम चीजें देख ली। अच्छा, एक न्यूटन मीटर कितने के बराबर होता है? ठीक है, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, इनवर्स स्क्वायर लिख लीजिए, ये 1 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है, पीए का मतलब पास्कल। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल करना है तो यूनिट यही वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यूनिट यही वाला इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से। अच्छा, अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। देखें, हाई प्रेशर का इधर लिखा हुआ है कि द प्रेशर अंडर द स्टड्स ऑन द सोल्स ऑफ अ फुटबॉल शूज इज हाई इनफ टू सिंक इनटू द ग्राउंड। देखें, आपके पास जो आप जूते पहने हुए होते हैं, आपने देखा है वो आपके पास जूतों के अंदर एक सोल लगा हुआ होता है, यानी एक तलवा होता है, तलवा जिसके ऊपर आप पाँव रखते हैं तो उसके ऊपर आप जो है वो प्रेशर लगा रहे होते हैं। तो वहां पर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है और जूते और ग्राउंड के दरमियान जो प्रेशर है वो थोड़ा लो होता है एज कंपेयर टू सोल के मुकाबले में, क्योंकि सोल पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है, क्योंकि सोल पर आपका पाँव पूरा लग रहा होता है और जो जूता होता है उसमें जो है कम प्रेशर जमीन पे लग रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ, आगे यही बात लिखी हुई है। आपने देखा होगा कि स्केट शूज देखे होंगे आपने, एक अलग तरीके के होते हैं, यानी जब जहां बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है वहां पर स्केट शूज पहन के लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं। तो वो शूज इस तरह के बने हुए होते हैं। मैं थोड़ा सा एक रफ जो है इसकी डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर इसकी डायग्राम आपको दी नहीं गई है, ठीक है, यहाँ पर इसकी डायग्राम आपको दी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी डायग्राम थोड़ी सी बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक जूता बना दिया, ठीक है। आप इसके नीचे देखते हैं इस तरह की एक चीज लगी हुई होती है, इस तरह की एक चीज, इस तरह का जूता होता है। तो ये जब जूता जमीन के कांटेक्ट में आता है, आगे यही बात इंग्लिश में भी लिखी हुई है, ठीक है, ये जब जूता जमीन के कांटेक्ट में आता है तो ये जमीन को प्रेशर लगाकर जमीन को क्या करता है, जमीन को काट देता है, यानी जरा सा जो है वो जमीन पे स्क्रैच ले आता है और फिक्स हो जाता है उस पर। और फिर जो जगह होती है आसपास की वो क्या होती है, प्रेशर लगने से हीट भी पैदा हो रही होती है, तो वो जगह जो है पिघल जाती है, ठीक है, और फिर इंसान इजीली मूव कर पाता है। वरना आप भी सोचते होंगे कि इतनी सी एक चीज है, इतना बड़ी एक चीज है, वो कैसे इतनी स्टेबल हो जाती है। तो वो चीज जो है वो बर्फ के अंदर जाके घुस रही, लग रही होती है, घस रही होती है, धस रही होती है बर्फ में जाके, तो इजीली फिर हम मोशन कर पा रहे होते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही हम आगे बढ़ जाते हैं, तो सर्दियों के दिन होते हैं, बर्फबारी, टेम्परेचर -50 -40 में होता है, तो फौरन वो जगह जम जाती है। फिर दोबारा जब हम आते हैं तो वो जगह में दोबारा मिलती है और वही प्रोसेस प्रेशर लगकर दोबारा होता है, ठीक है। यही चीज आगे बिल्कुल डिटेल में लिख के दी हुई है। अच्छा, प्रेशर इन फ्लूइड, तो इसको समझते हैं। तो ये आप रिमूव कर देता हूं, प्रेशर इन फ्लूइड में आपको एक नया फॉर्मूला बताया जाएगा, वो देखते हैं वो क्या है हमारे पास। देखिए स्टूडेंट, वो प्रेशर जो फ्लूइड में लगे उसे कहते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। चलें इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अ फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर रैंडमली अरेंज एंड हेल्ड टुगेदर बाय वीक कोहेसिव फोर्सेस एंड बाय फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे पास लिक्विड, यानी अगर आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड पढ़ी है तो उसमें आप पता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान जो वेंडर वैलेंस फोर्स, यानी जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो कम होती है, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो कम होती है। इसीलिए इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट पैक्ड नहीं होते हैं और जो है फिक्स शेप नहीं बन पाती है, यानी मॉलिक्यूल्स के दूर होने की वजह से लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को लिक्विड में डाल दें तो उसके ऊपर भी प्रेशर लग रहा होता है। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि अगर आप किसी चीज़ को लिक्विड में डालेंगे, जैसे कि आप फिगर देखें 5.8, तो एक इंसान जो है वो स्विमिंग कर रहा है तो उसको जो है वो वहां पर फोर्स महसूस हो रही है, फोर्स, क्योंकि पानी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अच्छा, अब यही इंसान जैसे जैसे डेप्थ में जाता जाएगा ना,
यानी जैसे जैसे और स्विमिंग पूल में नीचे जाता जाएगा तो इससे और फोर्स महसूस होगी और जो है वो प्रेशर महसूस होगा, ठीक है, और ज्यादा प्रेशर लगेगा, पानी जो है वो प्रेशर लगाएगा इंसान के ऊपर। तो ये बात याद रखें, जब भी कोई चीज जो है वो किसी भी लिक्विड में हो, चाहे वाटर में हो या कोई भी और लिक्विड हो, क्योंकि हमारे पास लिक्विड सिर्फ वाटर तो नहीं है, और भी लिक्विड है हमारे पास, जैसे कि हनी और पेट्रोल, इसी तरह से बहुत सारी चीजें लिक्विड हैं जो बह सकती हैं, वो लिक्विड है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज लिक्विड में होती है तो उसके ऊपर भी फोर्स लग रही होती है। अब उस फोर्स को आपको पता करना है, तो कैसे करेंगे? उस फोर्स को पता करने का आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला जो है यहाँ पर है P इज इक्वल टू डी पी जी। अब आप बोलेंगे सर इसमें से ये डी पी जी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये वो वाला P नहीं है, ये डेंसिटी वाला P है हमारे पास, ठीक है, इसको डेंसिटी वाला P पढ़ा है। तो यहाँ पर ये D जो है ना, D ये डेप्थ के लिए, ये लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा आपको जो है वो हेल्प करेगी ये चीज। और ये जो P है ना, ये डेंसिटी के लिए, डेंसिटी आप इसे जो है वो, पीछे मैं आपको डेंसिटी का लेक्चर डिटेल में दे चुका हूं और समझा चुका हूं। और G क्या है हमारे पास? G जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू जमीन की सरफेस पे जो है वो कांस्टेंट आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा, ये तीन चीजें हैं जिससे प्रेशर का फॉर्मूला बनता है। अच्छा, अब आप एक चीज को नोट करें कि यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ ये बात, और यही बात बिल्कुल यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो इंग्लिश पढ़ के समझा दूं या डायरेक्ट समझा दूं, तो एक ही बात है, लेकिन इंग्लिश पढ़ देता हूँ ताकि आपको और जो है वो कंफर्म हो जाए कि यही बात यहाँ भी लिखी हुई है। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। प्रोपोर्शनल यानी जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ाओ तो दूसरी भी बढ़ जाए। The depth, the deeper one dives into water, greater will be the pressure. Twice the depth means twice the pressure. देखिए, वही बात हो रही है कि जितनी ज्यादा डेप्थ बढ़ेगी उतनी ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपका वेट भी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ज्यादा आप जो है वो पानी के अंदर जाएंगे नीचे तक, तो ज्यादा आपको वहां पर प्रेशर महसूस होगा। अच्छा, अब ये एक और चीज पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पर। अब डेंसिटी आपको पता है क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना मास फैला हुआ है कितने वॉल्यूम में, ये आपके पास डेंसिटी होती है। अब हर लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है। वाटर की डेंसिटी अलग है, और हनी, पेट्रोल, इनकी डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो इनमें मास भी अलग अलग स्प्रेड हुआ हुआ होता है। तो जो चीज ज्यादा थिक होती है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें मास फिर ज्यादा फैला हुआ होता है, ज्यादा मौजूद होता है। तो वाटर की डेंसिटी आपको दी हुई होगी चीजें, ठीक है। आपको जब भी डेंसिटी के लिए न्यूमेरिकल आएगा ना, तो डेंसिटी आपको वहां दे दी जाएगी। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, वो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे थे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ये नहीं लगना था, क्योंकि इसमें ना डेंसिटी है ना हमारे पास जो है, और जो ग्रेविटी है ये भी नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये लगना था, बस समझा हुआ नहीं था, तो इसलिए मुश्किल हो रही थी, तो इसीलिए पहले मैंने चीजों को समझा दिया। अच्छा, अब आप यहाँ यूनिट की बात करेंगे कि यूनिट क्या है। यूनिट वही पीछे वाला सेम रहेगा, ठीक है, पीछे वाला हम यूनिट सेम लिखेंगे। तो हम इधर जो है ना PA लिखेंगे, पास्कल यूनिट लिखेंगे। क्या यूनिट लिखेंगे? पास्कल। चाहे तो आप वो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, लेकिन PA पास्कल लिखेंगे, क्योंकि ये फ्लूइड से रिलेट करता है। ये जो पूरी इक्वेशन है ना, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला फ्लूइड से रिलेट करता है, और ये फॉर्मूला सिर्फ फ्लूइड के लिए है। यानी जब भी कोई चीज पानी में होगी या गैस में होगी ना, तो ही ये फॉर्मूला लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है, हर जगह कांस्टेंट ही रहेगी सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर। चाहे इसको 10 लिख लीजिए या इसको चाहे तो 9.8 लिख लीजिए, दोनों ही तरीका सही है, ठीक है, दोनों ही तरीके से सही है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया, फॉर्मूला मैंने आपको दोनों पढ़ा दिए, डिटेल में बता दिया कि जितना आप पानी के अंदर जाएंगे उतनी ज्यादा आपको जो है वो फोर्स, जो प्रेशर लगेगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि मूवीज में कि गाड़ी अगर पानी में गिर जाए तो गाड़ी का गेट नहीं खुल रहा होता। आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि गेट तो इतना आसानी से खुलने वाली चीज है, तो वो क्यों नहीं खुल पाता? देखिए, वहां पर उस पर प्रेशर बहुत लग रहा होता है। जमीन ज्यादा पानी के अंदर जाने से, ज्यादा डेप्थ में चले जाने से प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो, वैसे तो वो एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी गेट नहीं खुल पाता, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो गाड़ी पानी में चली जाए और डेप्थ में गिर जाए जाके, तो वहां पर वो दम घुटने की वजह से, पानी की वजह से उनकी जो है वो जान चली जाती है, कि गेट नहीं खुल पाता और वो ऊपर नहीं आ पाते, गाड़ी के अंदर ही रह जाते हैं, और पानी की वजह से दम घुट जाता है और जान जाती है। तो इसीलिए
ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि अगर कोई गाड़ी पानी में गिर जाती है और लोग क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर बहुत सौ का जो है वो इस तरह इंतकाल हो जाता है कि वो ऊपर नहीं आ पाते हैं गेट खोल के, क्योंकि गेट पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, पानी इतना फोर्स लगा रहा होता है कि गेट एक इंसान के बस में नहीं रहता खोलना, ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है, फोर्स ज़्यादा चाहिए होती है गेट खोलने के लिए। चलें, अब आपने डिटेल में बातें समझ ली, जल्दी जल्दी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, सबसे पहला न्यूमेरिकल करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ, यानी गिवन डेटा में आपको सबसे पहले दे दिया है। डेटा हाथ के हाथ लिखा करें ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। तो डेप्थ यानी हमने डेप्थ को जो है वो डी, हमने जो डेप्थ को जो है यहाँ पर किसे शो किया था, हमने डी से शो किया था डेप्थ को। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डेप्थ है, ठीक है। तो डेप्थ कितनी दी हुई, 3 मीटर। तो कैलकुलेट कर रहा है कि आपने प्रेशर पता करना है, डेप्थ 3 मीटर है इन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में। अच्छा, और डेंसिटी भी आपको नीचे ही लिख के दे दी है। डेंसिटी जो है वो है हमारे पास 1000 केजी मीटर क्यूब का इनवर्स, ठीक है। इस तरह भी लिखा जाता है इसका यूनिट। अच्छा, अब आपने क्या पता करना है, आपने जो है वो प्रेशर पता करना है। जी की वैल्यू आपको पता है, चाहे तो 10 ले लें या चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं 9.8, ठीक है। अच्छा, टू फाइंड क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। ये डेंसिटी है और ये प्रेशर है। सॉल्यूशन लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, P इज इक्वल टू डी डेंसिटी और ये G। चलें, वैल्यूज पुट कर दीजिए। 3 है और ये हमारे पास 1000 है। सारे जो यूनिट्स हैं वो हमारे को उसमें SI सिस्टम में दिए हुए हैं, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई यूनिट SI सिस्टम का नहीं होता तो फिर मैं इसे कन्वर्ट कराता और फिर इसका जो है वो आंसर आपको निकाल के दिखाता। तो अब जो है वो डायरेक्ट इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो आपके पास आ जाएगा 3000, ठीक है। फिर 3000 को जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे 10 से तो आपके पास आ जाएगा 30,000, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा जो है वो प्रेशर बढ़ गया डेप्थ में जाने की वजह से। तो यही चीज़ जो है वो होती है, इस चीज़ के ऊपर जो है वो हमें देखना होता है। न्यूमेरिकल में MCQs में ये चीज़ें आ सकती हैं कि प्रेशर किस किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो डेप्थ के बजाय आपको बोल दिया जाए कि ग्रेविटी पे डायरेक्ट डिपेंड करता है या इन्वर्सली, तो आपने याद रखना है इसमें भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3000 बिल्कुल सही है, यूनिट के बगैर काम बनेगा ही नहीं, तो PA लिखते हैं पास्कल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है वो ना आंसर इस तरह लिख के दिया हुआ इन्होंने, यानी इस आंसर को जो है ना इन्होंने इस आंसर को जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया है। तो कोई मसला नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में मैं आपको लिखना पहले भी सिखा चुका हूँ कि 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर आएगी हमारे पास 4। देखिए, जब भी देखें यहाँ पर आपके पास पॉइंट है, आपने यहाँ मूव कराया 1 2 3 4। तो जब भी बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाते हैं, यानी 3.0 छोटा नंबर है ना 30,000 के मुकाबले में, तो इसीलिए पावर पॉजिटिव में आएगी 4, और पॉइंट को जितना मूव कराएंगे पावर उतनी ही रहेगी। तो हमने पॉइंट को कितना मूव कराया 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4, ठीक है। तो ये यहाँ लिख दीजिए, दोनों तरीके से सही किया हमने। चलें, नेक्स्ट MCQs की नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन डेटा यानी हमें दिया हुआ क्या क्या है। कहा जा रहा है कि अ बॉय इज डिगिंग अ होल विद स्पेड ऑफ एज। स्पेड यानी यहाँ पर जो बेलचा है ना उसको स्पेड कहा जाता है, कुलाड़ी को अलग कहा जाता है, स्पेड जो है वो बेलचे को कहा जाता है। डिगिंग मतलब खोदना, ठीक है, कोई गड्ढा खोद रहा है, होल खोद रहा है। तो एज यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का, ठीक है, 0.1। लेकिन यहाँ एक मसला है, हमने यूनिट तो मीटर में डालना है, तो कोई मसला नहीं है। 0.1 को जो है हम डिवाइड करा देंगे 100 से, लेकिन सिर्फ 100 से नहीं करेंगे, 100 के स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ भी हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा डिवाइड कराने के बाद, हमारे पास जो है आंसर आएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है, -5 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है आपके पास 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। तो ये आप नॉर्मल कैलकुलेटर से भी चीज़ें कर सकते हैं, मसला नहीं है, उसमें होता है ऑप्शन। अच्छा, प्रेशर कैलकुलेट करना है और कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही इज
exerting the force of 1000 न्यूटन ऑन टू द स्पेड। तो वो फोर्स कितनी लगा रहा है खोदने के लिए ग्राउंड को? 1000 न्यूटन की अच्छी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टू फाइंड क्या करना है, देखें ऐसे न्यूमेरिकल करें, न्यूमेरिकल करने में मज़ा भी आएगा, कॉपी भी अच्छी लगेगी और एग्जामिनर नंबर भी अच्छे देगा। मैंने भी अपने टाइम में इसी तरह न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है, तो नंबर काफ़ी अच्छे आ गए थे। तो चलें अब पता क्या करना है हमने, प्रेशर, ठीक है, ये हो गया। तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं, वैसे तो आप ऊपर से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि F = A का फार्मूला लगेगा सर, चलें वही लगाते हैं। ये तो लगा नहीं सकते ना क्योंकि इसमें तो डेप्थ और जी और डेंसिटी चाहिए। कभी कभार ना कोशिश नहीं किया करें, अगर कोई दूसरा फार्मूला नहीं लग रहा है तो जो फार्मूला लग रहा है उसी फार्मूले को लगा के पता कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे जैसे आपका लेवल इंप्रूव करता जाएगा, यानी जैसे गेम में लेवल इंप्रूव करता है ना, इसी तरह से एजुकेशन में भी आपका लेवल इंप्रूव करता है। आप एक क्लास से दूसरी क्लास पे जाते हैं तो चीज़ें हार्ड होती जाती हैं, बस चीज़ें हार्ड नहीं हो रही होती हैं, जो आपने पीछे पढ़ा है ना वो डिटेल में आता जाता है। तो मसला ये हो रहा होता है कि हमने जो है वो डिटेल में पढ़ा नहीं होता चीज़ों को, तो इसलिए हमें मुश्किल होती है करने में। तो कोशिश करके डिटेल में चीज़ों को पढ़ लिया करें। तो इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 1.0 × 10⁸, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट कौन सा आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल नहीं लिखिएगा, चलें थोड़ा सा इधर चला गया, ये ठीक है, ठीक है, ये यूनिट आएगा। अच्छा आप बोल रहे होंगे सर आपने इस नंबर को इससे डिवाइड कराया है कि वाकई हमारे पास ये नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा जो आपने लिखा है। चले मैं आपको कैलकुलेटर से करा के दिखाता हूँ। देखिए ये नंबर भी मैंने किया था तो यही आया था, तो ये नंबर यहाँ करा के दिखा देता हूँ ताकि अगर जिसको कन्फ्यूजन हो रही हो कि वाकई ये नंबर आता है या नहीं आता तो बता देता हूँ। देखिए यहाँ मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये -5 है तो ये साइंटिफिक से ही यूज़ होगा, ठीक है, साइंटिफिक से ही सॉल्व करेंगे हम इसे। तो 1 × 1000 डिवाइडेड बाय 1.0 एक्सपोनेंट जब भी लगाना हो ना तो ये बटन दबाते हैं तो एक्सपोनेंट आ जाता है, -7 है ना तो ये। अच्छा अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो नंबर ये आ रहा है आपका तो आ नहीं रहा, तो आप जो है ना वो क्या करें, शिफ्ट दबा के ENG दबाएं, ठीक है। तो ये देखें यही आ रहा है, आप एक पॉइंट मूव करा दें तो ये 8 हो जाएगा, जब एक पॉइंट मूव करेंगे ना तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यही चीज़ हमारी आ रही है, यही चीज़ आ रही है। बस इसमें जो है ना आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, 0.1 × 10⁹, एक पॉइंट यहाँ मूव करा देंगे ना तो एक मूव कराया ना तो यहाँ से हमें एक कम करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। क्यों 8 क्यों कर दिया, क्योंकि हमने जो है वो छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाया। और एक चीज़ और भी है कि यहाँ मैंने 0 भी लगाया हुआ है तो ये भी लगा दीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये 8 समझ गए ना। देखिए ये तमाम चीज़ें मैं उन बच्चों को डायरेक्ट बता देता हूँ जो ग्रुप में हैं, क्योंकि वो पहले से पढ़ रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें मैं उन्हें पहले ही डिटेल में समझा चुका हूँ। लेकिन फिर भी जो बच्चों ने अभी लेक्चर देखना शुरू किया है या पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं ये कहूँगा कि पुराने लेक्चर्स भी देख लिया करें, यूट्यूब पर मौजूद हैं ये साइंटिफिक नोटेशन के जो बुक में तमाम चीज़ें हैंगी, तो वहाँ पर फिर न्यूमेरिकल करिए, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आती है ना आपको तो ये भी सॉल्व हो जाएगी। और अगर ग्रुप में ऐड होना चाहें तो आप जो है वो ऐड हो सकते हैं, हमने 500 रुपीज़ जो इसकी फ़ीस रखी है पूरे साल की, ठीक है। चलें अब आगे करते हैं। अच्छा अब आगे जो हमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए ना वो भी हमने खुद ही सॉल्व करने हैं, लेकिन वो सेल्फ असेसमेंट के हैं। तो यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि वाकई ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो इंशाल्लाह वो वाले न्यूमेरिकल करवाता हूँ और उसमें क्या ट्रिक लगनी है, क्या बात बताई जा रही है, ये भी बता देता हूँ। तो देखें स्टूडेंट आपके पास न्यूमेरिकल कहा जा रहा है कि सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में देखें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, आपको बराबर में पेज चलता हुआ नजर आ भी रहा होगा, ठीक है। आपकी आसानी के लिए ही बराबर में पेज लगाता हूँ मैं। अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन से मुराद आपको डायमेंशंस दी हुई और डायमेंशंस को देखकर आपने पहचानना है कि कौन सी चीज़ दी हुई है। वैसे तो यहाँ पर आप देख के समझ गए होंगे कि 0.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1 यानी वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हमें वॉल्यूम नहीं लेना है क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम का कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जो है वो F/A यानी P/F/A का फॉर्मूला लगाना है। तो आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, आपने सिर्फ दो चीज़ों को ले लेना है, यानी 0.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.6 मीटर। 1 को नहीं लीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको एरिया बना लीजिए। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 तो हमारे पास आ गया 0.3, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर 0.3 हो गया और mm से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ गए ना कैसे एरिया का फॉर्मूला आता है।
अच्छा, आगे आपको दी हुई है इन्होंने, आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है, आगे चले पढ़ते हैं कह क्या रहे हैं। कीप्ड ऑन द ग्राउंड हैज अ मास, तो यानी एक कह रहे हैं कि एक वुडन है, वुडन ब्लॉक यानी एक लकड़ी है जो कि सरफेस यानी जमीन पर रखी हुई है। अच्छा, वो जो है वो मास लगा रही है यानी वेट लगा रही है, वो जो है यहाँ पर वजन यानी मास लगा रही है 200 kg का, काफी भारी चीज है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द ग्राउंड, तो कितना प्रेशर लग रहा है। तो हमने तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि जिसमें जो है प्रेशर का जिसमें ए और एम आता हो, लेकिन यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें जो है ना यहाँ पर दो चीज़ें पता करनी होगी। तो टू फाइंड में हम दो चीज़ें लिखते हैं। हमें पता करना है W, क्योंकि W के बगैर हमारे पास आंसर नहीं आएगा, और F। देखिए, जब भी कोई चीज़ ज़मीन पर रखी होती है, मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी कोई चीज़ ज़मीन पर रखी होती है तो वो वेट लग रहा होता है ज़मीन पर नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रेशर कितना लग रहा है। तो अगर कोई चीज़ ज़मीन पर रखी हुई है ना, तो प्रेशर का फॉर्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि W/A। ठीक है, ये F था ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको W बना लीजिए। ठीक है, अब आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपको W पता है किसके बराबर होता है, mg। चलें, अब तो आप खुद भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि m आपको दिया हुआ है 200 kg और g की वैल्यू 10 ले लीजिए, या 9.8 लेना चाहें तो 9.8 ले लीजिए, और 0.3 यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन्होंने एरिया। चलें, 200 डिवाइडेड बाय 10 तो आपके पास आ गया 2000। ठीक है, 2000 आ गया, और डिवाइडेड बाय 0.3 तो P यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो 2000 डिवाइडेड बाय 0.3 तो आपके पास आ गया 6666। ठीक है, और पॉइंट के बाद एक 2 6 और ले लीजिए, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये आपके पास प्रेशर आ गया। इतना प्रेशर जो है वो लग रहा है जमीन पर, ये जो हमारे पास बॉक्स रखा हुआ है इसकी वजह से। तो आई होप कुछ ऐसा हो नहीं जो आपको समझ नहीं आया हो या कुछ आपको कंफ्यूजन हो रही हो। तो मैंने आपको तमाम चीज़ें डिटेल बता दी, इन डिटेल एक्सप्लेन कर दी। चलें, अब हाइड्रोलिक प्रेशर और पास्कल लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने सुना होगा हाइड्रोलिक ब्रेक बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आम ब्रेक के मुकाबले में। अब वो हाइड्रोलिक ब्रेक होता क्या है और हाइड्रोलिक मशीन होती क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स हो गए। अच्छा, एक न्यूमेरिकल और रह गया, सॉरी, वो भी कराता हूँ। तो न्यूमेरिकल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि जगह चाहिए होगी हमें सॉल्व करने के लिए। तो पढ़ते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज, यानी डेंसिटी आपको बता दी, और आप देखें डेंसिटी का आपको फॉर्मूला भी पता है, डेंसिटी का आपको फॉर्मूला भी पता है, यूनिट भी पता है, हम पहले से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होती है डेंसिटी, तो इसीलिए ये मैंने आपको पहले डिटेल में डिस्कस कराई थी। अच्छा, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन अ बॉडी ऑफ, अच्छा प्रेशर क्या है, प्रेशर कितना लग रहा है बॉडी पर, प्रेशर कितना लग रहा है बॉडी पर। वो बॉडी जो है 50 मीटर बिलो है, बिलो यानी ऊपर है, बिलो है द सरफेस ऑफ सी, यानी सरफेस ऑफ सी से जो है वो नीचे है, बल्कि बिलो का मतलब ऊपर नहीं होता, बिलो का मतलब नीचे होता है। ठीक है, इसको कंफर्म कीजिएगा। अबव का मतलब ऊपर होता है। तो ये है हमारे पास सरफेस ऑफ सी, ये बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ये इतना नीचे है, 50 मीटर नीचे है, तो ये डेप्थ में है, यानी ठीक है डेप्थ में है ना, नीचे है तो डेप्थ में होगी ना, तो ये हो गई आपके पास डी। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि घुमा पर आके पूछ लिया जाता है, कोई मसला नहीं है, हमें आता है, हम बता सकते हैं। ठीक है, समझ आया, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो जब भी कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और मैं इस तरह पढ़ाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जी की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर सेकेंड, ये आ गया। अच्छा, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर वाली न्यूमेरिकल है ना सारे। अच्छा, सॉल्यूशन, तो पहले तो आपको बात समझ में आ गई चीजें देख करके कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डी डेंसिटी जी। ठीक है, अच्छा डी क्या है आपके पास 50, डेंसिटी क्या है यानी डेप्थ है आपके पास 50, डेंसिटी है आपके पास है, डेंसिटी है आपके पास 1150, और कितना जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू लग रही है, ग्रेविटी की वैल्यू लग रही है 10। ठीक है, तमाम चीजें पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 1150 मल्टीप्लाई बाय 10, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, आंसर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
तो 575,000। अच्छा यूनिट क्या लिखूं, इसको थोड़ा बेहतर लिखते हैं, 575,000 वन टाइम और जीरो। यूनिट क्या लिखूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, पास्कल लिखते हैं, PA पास्कल को डिनोट करता है। ठीक है, जब भी लिक्विड, जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाए ना तो पास्कल लिख दीजिएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा या न्यूटन मीटर इनवर्स लिखा, स्क्वायर का इनवर्स लिखा तो भी सही है, मसला नहीं है, लेकिन पास्कल लिखना होता है लिक्विड के लिए जब भी करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हाइड्रोलिक मशीन और अपने पास्कल लॉ पे। फिर उसके बाद पास्कल लॉ का एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, चले हैं इस तरफ मूव करते हैं। देखें, यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन से सबसे पहले एक बात समझ लें कि जब भी कहीं भी हाइड्रोलिक का वर्ड आएगा ना तो इसका मतलब ये है कि या तो उधर वाटर रिलेट करता है, या उधर वाटर की बात की जा रही है, या वहां पर लिक्विड की कोई बात की जाएगी। कोई जो भी चीज़ है उसके अंदर वाटर या लिक्विड कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि द मशीन इन विच फोर्स इज ट्रांसमिटेड बाय लिक्विड अंडर प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोलिक मशीन। यानी हाइड्रोलिक मशीन वो है कि जिसमें जो है हम फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं और उसमें लिक्विड का इस्तेमाल करें, तो इससे जो है वो ऐसी मशीन को हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा समझने में शायद मुश्किल हो रही है तो मैं इधर बताता हूँ। ठीक है, ये एक हाइड्रोलिक मशीन है, सिंपल मैं बना रहा हूँ। ठीक है, एक हाइड्रोलिक मशीन है, बीच में मौजूद है वाटर, बीच में मौजूद है वाटर, कोई भी लिक्विड। ठीक है, ये हमारे पास एक पिस्टन है और यहाँ भी एक पिस्टन है। ठीक है, यहाँ भी एक पिस्टन है। तो यहाँ मैंने प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ मैंने प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर जो है वो प्रेशर अप्लाई करने से ये पिस्टन नीचे की तरफ आया, ये पानी आगे मूव किया और यहाँ पर जो है ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। तो प्रेशर लगाने से फोर्स इधर से इधर आ गई ना, यानी जब हमने यहाँ प्रेशर लगाया तो फोर्स ने आगे आगे मूव कर गई, चीज़ आगे मूव करी, और किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए होती है, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं शुरू के। तो ये यहाँ पर मोशन हो गया, ये यहाँ पर ऊपर चला गया मूव करके, ये यहाँ इतना मूव कर गया ऊपर। तो यहाँ पर क्या हमारे पास इन्वॉल्व हुआ, हमारे पास लिक्विड इन्वॉल्व हुआ मोशन कराने के लिए, लिक्विड की मदद से मोशन हुआ। तो इसी को कहा जाता है, इसी तरह की मशीन को हाइड्रोलिक मशीन कहा जाता है कि जिसमें हम लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाकर मोशन कराएं। ठीक है, ठीक है, फोर्स को जो है वो रिप्लेस कर लें प्रेशर से। ठीक है, फोर्स नहीं कहा जाएगा, प्रेशर कहा जाएगा। कि हाइड्रोलिक मशीन में हम क्या करते हैं कि लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं और फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारे पास जो है वो हाइड्रोलिक मशीन का काम होता है। चलें आगे देखें, आगे है पास्कल लॉ, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे समझते हैं। देखिए पास्कल लॉ में क्या कहा जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है और ये आपने याद रखनी है, ये आ सकता है इंपॉर्टेंट चीज़ है पास्कल लॉ। और पहले भी ये आता रहता था, जब ये पुरानी बुक में था मैट्रिक की तो उसमें ये आता था, बुक आता था ये पेपरों में। तो कहा जा रहा है कि द लिक्विड प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इंक्रीज व्हेन एन external force is applied on the surface of the liquid. The increase in the liquid's pressure is transmitted equally in all direction. In similar way it is transmitted equally to the wall of the container in which it is filled. बात हो रही है, पास्कल लॉ ये कहता है कि आपके पास एक कंटेनर है, चलें सिंपल एक कंटेनर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल कंटेनर है, इसके अंदर भरा हुआ है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास भरा हुआ है कोई भी लिक्विड। ठीक है, यहाँ पिस्टन लगाया हुआ है मैंने, ये पिस्टन है, इससे पिस्टन डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है, ये पिस्टन है और ये कोई भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है, कोई भी वाटर या कोई भी पेट्रोल, कोई भी लिक्विड। तो जब मैं इसके ऊपर यहाँ पर ना प्रेशर अप्लाई करूँगा, तो पास्कल लॉ कहता है कि जब आप इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो तमाम जगह पर प्रेशर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। फिर बताता हूं कि जब मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो तमाम जगह पर प्रेशर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वल हर जगह पर एक एक डिवाइड नहीं होगा, मतलब हर जगह पर एक जैसा लगेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैंने 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया ना, तो हर जगह पर यहाँ पर अगर मेजर करूंगा तो भी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर आ रहा होगा, यहाँ भी 5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, और यहाँ भी इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी। लेकिन आप बोलेंगे कि सर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप एक जगह पे प्रेशर लगा रहे हैं और बाकी तमाम जगह पे भी सेम ही प्रेशर लग रहा है और एक साथ। तो यही इस लॉ की खासियत है, यही ये लॉ बताता है कि आप एक जगह पे प्रेशर अप्लाई करो लिक्विड में,
लेकिन इस चीज़ के लिए, इस लॉ को लगाने के लिए एक बात याद रखिएगा कि लिक्विड जो है ना किसी कंटेनर में होना चाहिए, किसी कंटेनर में, किसी मग्गे में, किसी बाल्टी में, किसी कप में लिक्विड होना चाहिए। ठीक है। आपने एक चीज़ देखी होगी, एक आपने अक्सर यूट्यूब पर या कहीं भी आपने ये चीज़ आपकी नज़र से गुजरी होगी कि एक बोतल है, ठीक है, एक कोई भी पेप्सी की कोई भी जो है वो बोतल है। चले मैं अच्छी सी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये तो थर्मास टाइप बोतल बन गई। इसके अंदर सुराख हैं, एक जैसे सुराख हैं, एक ही चीज़ से करे गए हैं, एक जैसे सुराख हैं। ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा या प्रेशर लगेगा तो तमाम जगह से पानी एक ही जैसा निकल रहा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अलग अलग निकलना चाहिए ना, कहीं से ज्यादा कहीं से हल्का। लेकिन यही पास्कल लॉ कहता है कि जब प्रेशर अप्लाई होता है ना ऊपर से जब प्रेशर अप्लाई होता है पी, तो तमाम जगह पर सेम प्रेशर लग रहा होता है इस कंटेनर के। अब ये भी एक तरह से बोतल भी एक कंटेनर ही होती है। तो देखें, आप फिगर देखें 10.5.10 देखें, आपको बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो ये पास्कल लॉ की बड़ी जबरदस्त आपको यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। तो ऊपर से एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, पी आप लिखा हुआ देख सकते हैं, यानी वो फोर्स कहलाएगा। ठीक है, पी यानी फोर्स लग रही है, प्रेशर अप्लाई होने से फोर्स लग रही है। तो तमाम जगह से आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, वैसे तो आपके पास बराबर में भी है, यहाँ भी देख लीजिए। देखें यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, जूम हो गया। देखें यहाँ पर ये प्रेशर है, ये जो लाइन बनी हुई है ना, प्रेशर अप्लाई किया, एरिया में लगा तो फोर्स हो गया। ठीक है, कितना प्रेशर लग रहा है कितने एरिया में, ये आपके पास फोर्स हो गया। तो जब ये इधर अप्लाई हुआ, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें हर जगह पर सेम प्रेशर फोर्स लग रही है, यानी हर जगह पर सेम प्रेशर लग रहा है। इधर भी एरिया पर सेम फोर्स लग रही है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर बन गया, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर बन गया, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर बन गया। तो सेम जगह से ये देखें सेम वाटर निकल रहा है। तो यही पास्कल लॉ है कि अगर आप जो है वो प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है, आप जो है वो प्रेशर अप्लाई करें तो तमाम जगह पर सेम प्रेशर लगे। अब फोर्स भी कह सकते हैं इसे कि आप जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एरिया को ना देखें, सिर्फ फोर्स को देखें, तो फोर्स तमाम जगह पर एक जैसी लग रही है। ठीक है, तो उम्मीद है पास्कल लॉ आपको समझ में आ गया। पास्कल लॉ में यहाँ पर यही बात की जा रही है, यही पास्कल लॉ है कि आपके पास प्रेशर आपने एक जगह पर लगाया, ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पर ये जो है ना, ये रीडिंग आपने अलग साइड से ली और ये रीडिंग आपने अलग साइड से ली, लेकिन दोनों जगह पर प्रेशर सेम ही आया। यानी ये वाली जो रीडिंग है ना, ये 1 वाली रीडिंग आपने यहाँ से निकाली कि यहाँ पर कितना प्रेशर है, तो ये आया, और यहाँ से भी निकाली आपने तो ये आया। दोनों जगह पर सेम आ रहा है, एक ही वक्त पर दोनों जगह पर प्रेशर सेम आ रहा है। ठीक है, ये प्रेशर हो गया। तो ये कहता है हमारे पास पास्कल लॉ, और ये आपने जो है वो ध्यान में रखना है। पास्कल लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा ही काम की चीज़ है। ठीक है, चलें अब पास्कल लॉ समझ गए, और इसकी थोड़ा सा पहले मैं डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ। ठीक है, वो मैंने पढ़ी नहीं अभी तक, यानी इसका जो ये लॉ लिखा हुआ है स्टेटमेंट ये पढ़ देता हूँ। कहा जा रहा है कि द प्रेशर अप्लाइड externally at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted equally to all parts of the liquid in container। तो कह रहे हैं कि किसी भी जगह पर या एक तरफ आप प्रेशर अप्लाई करें, अगर लिक्विड जो है वो बंद हो किसी कंटेनर में, तो वो प्रेशर तमाम जगह पर एक ही जैसा लग रहा होगा। यानी किसी भी कोने से अगर प्रेशर पता करेंगे तो एक ही जैसा आपको प्रेशर लगे महसूस होगा। और ये जहाँ पर यहाँ बाकी जो जितनी भी बातें लिखी हुई है ना, वो तमाम यही लिखी हुई हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। ठीक है, उर्दू में, क्योंकि इंग्लिश में बताऊंगा तो ये है कि इंग्लिश अच्छी हो जाएगी हमारी, जो है हमारी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक्सप्लेन करना जो है वो ज़रूरी होता है, और वो मैंने आपको कर दिया है। मैं इसको पहले ही देख चुका हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या बताया जा रहा है। आपका टाइम सेव करने के लिए, वीडियो को जो है वो एक अच्छे वे में रखने के लिए मैंने आपको इंग्लिश को थोड़ा पढ़ के बता दिया। दो न्यूमेरिकल ले गए, दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल होता है कि सर दो न्यूमेरिकल कैसे, एक ही न्यूमेरिकल तो बचा है, लेकिन यहाँ दो न्यूमेरिकल हैं, एक फिर वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में भी मौजूद है। ठीक है, चलें, आज दो न्यूमेरिकल हैं तो दोनों करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी वो जिसमें वाटर भरा हुआ हो और प्रेशर लगने से वो ऊपर की तरफ उठती हो। ठीक है, उसे हाइड्रोलिक लिफ्ट कहा जाता है। सिस्टम, व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन। तो सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन कितना है आपने ये बताना है। अब तक तो आसान चल रहा था हमारा काम कि हम जो है वो प्रेशर या फोर्स निकाल रहे थे। अब आपसे यहाँ पर एरिया पूछ लिया है कितना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें दिया हुआ क्या है। इन्होंने प्रेशर दिया हुआ है हमें 3000 kPa। ये PA तो पास्कल को डिनोट कर रहा है, K का मतलब है 1000 प्रीफिक्स है। ठीक है, अच्छा, इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन
अपवर्ड फोर्स, यानी वो अपवर्ड फोर्स लग रही है, वो कितनी है आपके पास फोर्स, ये पी है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2000 न्यूटन, ठीक है। तो ये गिवन डेटा हो गया, यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, रह गया ऊपर लिखना। चलें, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने जो है वो एरिया करना है। कह रहे हैं ना कितना, कितनी जो है वो कितने फोर्स लग रही है कितने एरिया पर, ये आपने बताना है। आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, P इज इक्वल टू एफ ए। डायरेक्ट सेट नहीं कराया करें, फॉर्मूला पहले लिख लिया करें। तो ए को उधर ले जाते हैं, P को नीचे ले जाते हैं, तो हमें ए पता करना है ना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि तो फोर्स कितनी दी हुई है स्टूडेंट, आपको फोर्स इन्होंने दी हुई है 2000, ये हमारा फॉर्मूला था, 2000 हमारे पास फोर्स हो गई। अच्छा, और प्रेशर कितना दिया हुआ था, 300 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये 1000 कहाँ से आया, ये के था ना, के का मतलब होता है किलो, प्रीफिक्स है, और हम पढ़ चुके हैं किलो कितने के बराबर होता है, 1000 के बराबर। तो के की जगह हमने लिख दिया 1000, ठीक है। ये जो के है ना, किलो को डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं, हम आगे करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या होगा कि हमने जो है वो यहाँ पर ये 200 एज इट इज लिख दिया। अब हमने क्या किया कि हमने 300 को मल्टीप्लाई करा दिया 1000 से, तो हमारे पास आ गया 3000000, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब 2000 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 3000000, ये हमारे पास आ गया। और वैल्यू जो है हमारे पास उसमें आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.0066 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ रही है, और यही इसका आंसर है, बिल्कुल सही निकाला है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आखिर में 7 भी आ रहा है, तो वो इतना पीछे तो वैसे जाते ही नहीं है हम, लेकिन इसमें दिया हुआ तो लिख लीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया। अच्छा, अब दूसरा करते हैं, ठीक है, दूसरा करते हैं। तो पास्कल लॉ वाला फॉर्मूला आपको याद है ना, पास्कल लॉ वाला फॉर्मूला क्या था, F1 A1 इज इक्वल टू F2 A2, ये याद रखिएगा, ठीक है, वो पीछे वहां पर इस्तेमाल होगा। तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 11 और 12 तो थियोरेटिकल है, वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे ना इसकी सेल, ये जो इसके एंड ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस जल्दी करा दूंगा इसके मैं क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो इस पर जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो अभी न्यूमेरिकल करते हैं, वरना वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी करा है तो चलें आप इसका जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आखिरी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपसे कहा जा रहा है कि इन हाइड्रोलिक प्रेस, एक हाइड्रोलिक प्रेस में, यानी जिसे जो है वो लिक्विड जिसमें भरा हुआ होता है, अ फोर्स ऑफ, चलें सबसे पहले इधर तो गिवन डेटा की बड़ा ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि फिर समझने में मुश्किल रहेगा। तो ये आपके पास मैंने लिख दिया, यहाँ पर मुझे फोर्स, यानी पहली फोर्स है तो F1 कह लीजिए इसे, ठीक है। तो 100 न्यूटन दी हुई है, 100 न्यूटन दी हुई है, सॉरी। तो इस अप्लाई ऑन द पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया यानी A1 0.01 मीटर स्क्वायर। फिर आगे कहता है कि यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इतनी फोर्स लग रही है, प्रेशर बन गया। फाइंड द फोर्स दैट कंप्रेस अ कॉटन, तो वो फोर्स पता करें जो कॉटन को कंप्रेस कर रही है। तो यहाँ नहीं लिखते, टू फाइंड में लिखेंगे इसे, ठीक है। कॉटन बेल प्लेस ऑन लार्जर पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी दूसरा एरिया आपको दे दिया ये, ठीक है। अच्छा, पता क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, यानी एक कॉटन बेल्ट है, एक कॉटन बेल है जिसको प्रेस किया जा रहा है हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से। तो आपने पता करना है F2 को, बहुत सिंपल है सोल्यूशन। तो क्या फॉर्मूला लिखा था हमने पीछे, P इज इक्वल टू F1 A2 इज इक्वल टू A1 आएगा, A1 F2 अपॉन A2, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही हमारे पास फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है, इतना ही हमें लिखना है। तो पता क्या करना है, F2 पता करना है, तो ये A2 को उधर ले जाते हैं। तो F2 इज इक्वल टू A2 और F1 अपॉन A1, ये आपका फॉर्मूला आ गया। देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, वहाँ जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज आपको तमाम पता है, तो पुट कर दीजिए। A2 कितनी है 1, और फोर्स तो वही 100 न्यूटन, तो एरिया जो है वो 0.01 है, ठीक है। A1 जो है वहाँ पास 0.01 था, इक्वल टू का साइन है ये।
तो 1 को अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा है तो 100 ही रहेगा। अब 0.01 मल्टीप्लाई करा के चेक करते हैं। ठीक है, ये P2 है, F2 है। तो 100 डिवाइडेड बाय 0.01, तो आंसर आ रहा है 1000 न्यूटन। आंसर आ रहा है 1000 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1000 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसे मैच कर लीजिएगा। बल्कि ये तो इसका आपको जवाब कीज तो दी भी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही आया हमारा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो तमाम न्यूमेरिकल करा दिया आपको मैंने और तमाम चीज़ें करा दी। तो जो ग्रुप के बच्चे हैं वो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो पूछना हो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। तो अगर आप भी ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। 500 हमने पूरे साल की फीस रखी है, न्यूमेरिकल्स और तमाम चीज़ें हम उधर कराते रहते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह भी बस टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं हमारे चैप्टरों के, जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड टेस्ट लूंगा, फिर आगे भी दूसरे भी टेस्ट के तरीकेकार होगा और टेस्ट ऑनलाइन होगा। ठीक है, टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकें, सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चों के नाम भी अनाउंस किए जाएंगे फ़ौरन जो अच्छे जवाब देंगे। तो एक प्रॉपर वे में पढ़ाई होगी, चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो बच्चा सीखना चाहता है वो सीख सकता है, यानी ये इन शॉर्ट कह लीजिए। तो आखिरी में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो वो बन गए हैं, फिज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह इन प्रोसेस है, बनते जाएंगे। तो यूट्यूब पे वीडियो लगाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। और यहाँ पर आपसे मैं कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन प्रेस करके शेयर कर दिया करें दोस्तों में एक बार चैनल, ताकि उन तक भी हमारा पैगाम और ये वीडियोस पहुँच सकें। ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।